Please subscribe this channel. एक हादसे में अपने पति को कई साल पहले खो दिया था। उसके 2 बच्चे थे, रिंकू और पिंकी। मालती पढ़ी लिखी नहीं थी। वो एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। घर चलाने के लिए वो लोगों के घरों में बर्तन साफ किया करती थी। किसी तरह वो अपने दोनों बच्चों का पेट पाल रही थी। फिर एक दिन, रिंकू जल्दी कर बेटा, स्कूल का टाइम हो रहा है, फिर मुझे काम पर भी जाना है। माँ, आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है ना, तो स्कूल जाना पड़ेगा ना। चल बेटा, अब देर मत कर। रिंकू पास के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मालती रोज सुबह पहले रिंकू को स्कूल छोड़ती, फिर पिंकी को अपने साथ लेकर काम पर जाती थी। पिंकी 3 साल की थी। वो एकदम चुलबुली और शरारती थी। मालती उसे अपने पास बिठाकर लोगों के घर काम करती रहती थी। एक दिन खेलते हुए वो बाहर हॉल में आ गई, जहाँ घर के बच्चे टीवी देख रहे थे। पिंकी भी टीवी में चल रहे कार्टून देखने लगती है। तभी घर के मालिक का बेटा बबलू उसे देखकर बोला, ए पिंकी, चल जा यहाँ से, ये हमारा टीवी है। बबलू की उम्र करीब 7 साल की थी। उसके मना करने पर भी पिंकी वहां से नहीं जाती। उसे कार्टून देखना अच्छा लग रहा था। इस पर बबलू को गुस्सा आ गया। उसने पिंकी को चिढ़ाने के लिए फ्रिज से एक चॉकलेट निकाली और उसे पिंकी को दिखा दिखाकर खाने लगा और बोला, अरे वाह, कितनी टेस्टी चॉकलेट है यार, मजा आ गया। ए पिंकी, तू खाएगी क्या? हाँ भैया, दो ना। बबलू पिंकी की तरफ चॉकलेट बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही पिंकी अपना हाथ बढ़ाती है, वो चॉकलेट पीछे खींच लेता है और जोर से हंसते हुए कहता है, मुंह देखा है तूने अपना? पता भी है कितनी महंगी है ये, चल निकल यहाँ से। पीछे खड़ी मालती ये सब देख रही थी। उसे बबलू पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और पिंकी को अपने पास बुला लेती है। पिंकी रोते हुए मालती के गले लग जाती है। मालती उसे चुप कराती है और पिंकी को अपने पास बिठाकर वापस काम में लग जाती है। इतने में घर की मालकिन उसके पास आती है और उससे कहती है, मालती, इस पन्नी में खाना है, कल रात बच गया था, तू ले जा, अपने बच्चों को खिला देना। मालती चुपचाप वो खाना ले लेती है। गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया था। वो अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से करना चाहती थी, लेकिन उसके लिए ये बहुत मुश्किल था। वो हर वक्त चिंता में डूबी रहती थी, जिससे उसकी तबीयत भी खराब रहने लगी। ज्यादातर बीमार रहने की वजह से कई लोगों ने उससे काम कराना बंद कर दिया। अब तो हालात और खराब हो गए। नौबत ये हो गई कि उसे बचे खुचे खाने से ही अपने दोनों बच्चों का पेट भरना पड़ रहा था। वो खुद कुछ भी नहीं खाती थी। जो कुछ मिलता उसे बच्चों को ही खिला देती थी। इस वजह से मालती की हालत दिन ब दिन और खराब होती गई और एक दिन वो चक्कर खाकर गिर पड़ी और फिर कभी नहीं उठी। पिंकी और रिंकू अब अनाथ हो गए थे। उनका ख्याल रखने वाला अब कोई नहीं था। रिंकू बड़ा था, उसने खुद को संभाल लिया था, लेकिन पिंकी इस सब के लिए बहुत छोटी थी अभी। भैया, माँ कहाँ है? बताओ ना भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। पिंकी, माँ हमसे बहुत दूर चली गई है, लेकिन तू रो मत, खाना मैं लाऊंगा। रिंकू अपनी बहन पिंकी का हाथ पकड़कर निकल पड़ता है खाने की तलाश में, पर उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही पैसे कमाना वो जानता था। दोनों बच्चे भूख से बेहाल होटलों के बाहर यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है, जो होटल के बाहर बैठकर कुछ खा रहा था। रिंकू उन बूढ़े बाबा के पास जाकर कहता है, बाबा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। पिंकी भी ललचाई आंखों से बूढ़े बाबा के खाने को देख रही थी। इससे पहले ही बूढ़ा आदमी कोई जवाब देता, पिंकी उसके हाथ से खाना छीनकर खाने लगती है। ये देखकर बूढ़े बाबा रिंकू से कहते हैं, बेटा, कौन हो तुम लोग? कहाँ से आए हो? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? रिंकू बूढ़े बाबा को अपने बारे में सब कुछ बताता है। बूढ़े बाबा दोनों बच्चों की मदद करना चाहते थे, लेकिन सच तो ये था कि वो खुद होटल का फेंका हुआ खाना खा रहे थे, जिसे पिंकी ने उनके हाथों से छीन लिया था। फिर भी बूढ़े बाबा ने दिल मजबूत किया और रिंकू और पिंकी को अपने साथ रख लिया और रिंकू से बोले, चलो बच्चों, इस दुनिया में ना तुम्हारा कोई है और ना ही मेरा, आज से हम साथ रहेंगे। बूढ़े बाबा के पास अपना कोई घर नहीं था। वो तो फुटपाथ पर रहते थे और लोगों से भीख मांगकर तो कभी लोगों द्वारा फेंका हुआ खाना खाकर अपना पेट भरते थे। रिंकू और पिंकी उन्हें अपने साथ अपनी झोपड़ी में लेकर जाते हैं और फिर तीनों वहीं एक साथ रहने लगते हैं। बूढ़े बाबा बुजुर्ग भी थे और कमजोर भी, लेकिन फिर भी उन्होंने दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। वो दिन भर भीख मांगते, होटलों के बाहर से खाना उठाते और फिर उस खाने को बच्चों के साथ बांटकर खाते थे। इस तरह कुछ दिन तो खाने का जुगाड़ हो गया, लेकिन फिर बूढ़े बाबा की तबीयत बहुत खराब रहने लगी।
रिंकू ने बूढ़े बाबा को घर से बाहर जाते देखकर उनसे कहा, कहाँ जा रहे हो बाबा? आपको तो तेज बुखार है। आज मुझे जाने दो, मैं सबके लिए खाना लेकर आऊंगा। नहीं बेटा, नहीं, अब मैं ठीक हूँ। तुम घर पर रहो पिंकी के साथ। मैं जाता हूँ और कुछ लेकर आता हूँ खाने के लिए। बाबा झोपड़ी के बाहर निकले ही थे कि अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। दोनों बच्चे उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लेटाते हैं और बाबा को पानी पिलाते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा को होश तो आ जाता है, लेकिन अब भी वो खड़े होने की हालत में नहीं थे। रिंकू को समझ आ गया था कि अब उसे ही कुछ करना होगा। वो पिंकी को बाबा के पास छोड़कर घर से बाहर निकल जाता है। वो पूरा दिन इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। अचानक उसे एक बेकरी की दुकान दिखाई देती है। वो चुपचाप एक ब्रेड का पैकेट उस दुकान से चुरा लेता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि पिंकी एक सूखी सी रोटी खा रही है। रिंकू उससे कहता है, पिंकी, ये क्या खा रही है तू? कहाँ से लाई ये रोटी? भैया, बाहर जो टॉमी घूमता है ना, एक अंकल उसके लिए ये रोटी डाल गए थे। टॉमी ने उस रोटी को सूंघा, लेकिन पता नहीं क्यों उसने ये रोटी खाई नहीं। मुझे बहुत भूख लग रही थी भैया, इसलिए मैंने ये रोटी उठा ली। भैया, टॉमी को बुरा लगा होगा क्या मैंने उसकी रोटी उठा ली तो? पिंकी की बात सुनकर रिंकू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पिंकी को गले से लगा लेता है और उससे रोटी लेकर बाहर फेंक देता है। फिर उसे ब्रेड के पैकेट से ब्रेड निकाल कर खाने को देता है। पिंकी बड़े मन से ब्रेड खाती है और उसे खाते देखकर रिंकू को बहुत सुकून मिलता है। रिंकू बची हुई ब्रेड बूढ़े बाबा को खिला देता है और खुद भूखा ही रहता है। ऐसे ही एक दिन खाने की तलाश में भटकते रिंकू और पिंकी एक पार्क में पहुंचे। पार्क में लगे झूलों को देखकर पिंकी ने रिंकू से कहा, भैया देखो ना, कितने अच्छे झूले हैं, मुझे भी झूलना है इनमें। चल पिंकी, मैं तुझे झुलाता हूँ। रिंकू पिंकी को लेकर पार्क के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता। फिर दोनों पीछे की दीवार फांदकर पार्क के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर झूला झूलने के बाद दोनों देखते हैं कि पार्क के कोने में मोहल्ले के बच्चे आवारा जानवरों के लिए अपने अपने घरों से रोटी लाकर रख रहे थे। ये देखकर पिंकी रिंकू से कहती है, भैया देखो ना, कितनी सारी रोटियां हैं। बाबा ने कल से कुछ नहीं खाया और मुझे भी भूख लगी है। चलो ना, ये रोटियां लेकर चलते हैं घर। किसी को खानी होती तो यहाँ छोड़कर थोड़ी ही जाता। रिंकू जानता था कि वो रोटियां जानवरों के लिए थी, लेकिन पिंकी को मना करने की भी उसकी हिम्मत नहीं हुई। मजबूर होकर उसने पिंकी के साथ वो सारी रोटियां उठाई और उन्हें घर ले गया। तीनों ने वही रोटियां खाकर अपनी भूख शांत की। अब रिंकू और पिंकी दोनों छिपकर उस पार्क में जाने लगे और जैसे ही वहाँ खूब सारी रोटियां इकट्ठा हो जाती, दोनों उन्हें उठाकर घर ले आते। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन एक दिन एक बच्चे ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। उन्हें देखते ही बच्चे ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो देखो, उन दोनों को हमारी रोटियों को उठा रहे हैं। कितने बुरे हैं ये, बेचारे कुत्तों का खाना ले रहे हैं। इन्हें तो मजा चखाना ही पड़ेगा। वो बच्चा अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर रिंकू और पिंकी का पीछा करते हैं। वो देखते हैं कि रिंकू और पिंकी उन रोटियों को न सिर्फ खुद खा रहे थे, बल्कि बीमार पड़े बूढ़े बाबा को भी खिला रहे थे। ये सब देखकर सभी बच्चों का दिल पिघल जाता है। सारे बच्चे अच्छे घरों से थे। उन्होंने रिंकू और पिंकी के बारे में अपने माता पिता को बताया। सभी ने रिंकू और पिंकी की मदद करने का फैसला किया। बच्चे अपने माता पिता के साथ रिंकू और पिंकी की झोपड़ी के पास पहुंचे। इतने सारे लोगों को देखकर रिंकू ने डरते हुए उनसे पूछा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम नहीं उठाएंगे वहाँ से रोटियाँ। तभी एक महिला आगे बढ़ती है और रिंकू के सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, डरो मत बेटा, अपने बारे में सब कुछ बताओ हमें, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। और ये बूढ़े बाबा कौन है तुम्हारे साथ? फिर रिंकू ने सब कुछ बताता है, अपने और पिंकी के बारे में भी और बूढ़े बाबा के बारे में भी। सब कुछ जानकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। सभी लोग मिलकर बूढ़े बाबा का इलाज करवाते हैं, साथ ही तीनों के खाने की जिम्मेदारी भी लेते हैं। हर रोज कोई न कोई अपने घर से तीनों के लिए खाना लेकर आता। अब रिंकू और पिंकी को न तो चोरी करने की जरूरत थी और ना ही कहीं से खाना उठाकर खाने की। दूसरी तरफ अच्छा इलाज मिलने से बूढ़े बाबा भी पहले से बहुत अच्छे हो गए थे। लोगों ने उन्हें अपनी सोसाइटी में चौकीदार की नौकरी पर रख लिया, जिससे अब वो कमाने भी लगे थे। रिंकू और पिंकी को उन्होंने जल्दी ही स्कूल भेजना भी शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि रिंकू और पिंकी को अब अपनी माँ की याद नहीं आती थी, लेकिन वो इस बात से खुश जरूर थे कि अब वो अनाथ नहीं थे। बूढ़े बाबा जो उनके साथ थे। महेश्वर के दिन की शुरुआत भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा से होती थी। वो रोज सुबह नहा धोकर शिवालय जरूर जाता और वहाँ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करता। हे भोलेनाथ,
मुझ गरीब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमेशा मेरे साथ साथ रहना और मुझे अपने चरणों में स्थान देना। पूजा करने के बाद महेश्वर अपने घर आ गया। भाग्य लक्ष्मी, जल्दी से खाना दे दो, मुझे फैक्ट्री के लिए निकलना है। ये लीजिए जी, आज डब्बे में एक ही रोटी रखी है, घर में आटा खत्म हो गया था। कोई बात नहीं भाग्य लक्ष्मी, आज मालिक सभी मजदूरों को सैलरी देंगे। मैं शाम को आते समय घर के लिए राशन लेता आऊंगा। भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो बहुत जल्द मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। महेश्वर एक फैक्ट्री में मजदूर है। उसे महीने के 5,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। इतने कम पैसों में दोनों पति पत्नी का गुजारा मुश्किल से चल पाता था, लेकिन महेश्वर को पूरा विश्वास था कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद से एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। महेश्वर खाने का डब्बा लेकर फैक्ट्री चला गया, लेकिन उस दिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महेश्वर और बाकी मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे कि अचानक से शॉर्ट सर्किट से फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। फैक्ट्री में भगदड़ मच गई। भागो, फैक्ट्री में आग लग गई है। अरे भागो भागो, कोई मुझे बचाओ, ये आग मेरी जान ले लेगी। आग बुझाने के लिए जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग में मजदूरों की झुलस कर मौत हो गई थी, लेकिन महेश्वर उस आग से सकुशल बाहर निकल आया था। थोड़ी देर बाद वो घर लौट आया। क्या बात है जी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालिक ने सैलरी दे दी क्या? महेश्वर ने भाग्य लक्ष्मी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपके चेहरे पर ये काले निशान कैसे हैं? भाग्य लक्ष्मी, सब कुछ खत्म हो गया। न जाने ये कैसा साल है, इसकी शुरुआत ही ऐसी है तो जाने आगे क्या क्या होगा। लेकिन हुआ क्या है? आज हमारी फैक्ट्री में आग लग गई। पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। काफी मजदूर आग में झुलस कर मर गए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से मेरी जान बच गई। हे भोलेनाथ, माँ पार्वती, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरे सुहाग की रक्षा की। लेकिन अब आप क्या करेंगे जी? अब तो काम छूट गया और आज सैलरी भी नहीं मिली। घर में राशन भी खत्म हो चुका है। तुम चिंता क्यों करती हो भाग्य लक्ष्मी? हमारे सिर पर तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का हाथ है। उनके होते हुए हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? उन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा। महेश्वर और भाग्य लक्ष्मी बातें कर रहे थे, तभी उनके घर पर मोहल्ले का एक लड़का आया। अरे राजू, कैसे आना हुआ? महेश्वर चाचा, आज शाम हमारे मोहल्ले के शिवालय में शिव चर्चा का पाठ हो रहा है। आप चाची को लेकर जरूर आना। पाठ के बाद भंडारा भी होगा। ठीक है राजू, मैं और तुम्हारी चाची जरूर आएंगे। राजू वहाँ से चला गया। देखा भाग्य लक्ष्मी, मैं कहता था ना कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के होते हुए हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। भोलेनाथ ने हमारे खाने का इंतजाम कर दिया। थोड़ी देर बाद महेश्वर और भाग्य लक्ष्मी शिव चर्चा में हिस्सा लेने शिवालय चले जाते हैं। वहाँ उन्होंने भंडारे में पेट भरकर खाना खाया। घर आने के बाद भाग्य लक्ष्मी ने महेश्वर से कहा, सुनो जी, आज रात का गुजारा तो हो गया, लेकिन कल क्या करोगे? कल तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कल मैं काम की तलाश में निकलूंगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मुझे कुछ काम जरूर मिल जाएगा। दूसरे दिन भी महेश्वर सुबह सुबह नहा धोकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर गया और वहाँ उसने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की। हे भोलेनाथ, मुझे पता है कि मेरे लिए तुम्हें मुझसे अधिक चिंता है। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दी है। अब तुम जिस हाल में रखोगे मैं रह लूंगा। लेकिन भाग्य लक्ष्मी, उसे मैं क्या जवाब दूंगा? वो इंतजार कर रही है कि आज शाम जब मैं घर लौटूं तो घर के लिए खाने का सामान लेकर लौटूं। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा और मुझे पता है कि तुम अपने इस भक्त को निराश नहीं करोगे। बोलो, करोगे ना मेरी मदद? जवाब दो, चुप क्यों हो? महेश्वर की पूजा में एक खास बात थी। वो ये कि वो पूजा करते करते भगवान भोलेनाथ से बातें करने लगता था। उसे लगता था कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भी एक दिन जरूर उससे मिलने आएंगे और उससे बातें करेंगे। पूजा के बाद महेश्वर काम की तलाश में निकल पड़ा। वो काफी देर तक तलाश करता रहा कि कहीं कोई मजदूरी का काम मिल जाए, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। दिन ढल चुका था, शाम होने वाली थी। महेश्वर बहुत चिंता में पड़ गया। हे भोलेनाथ, अब भाग्य लक्ष्मी को क्या जवाब दूंगा? उसी समय महेश्वर को किसी ने पीछे से आवाज दी। सुनो, इधर आओ। महेश्वर ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सेठ उससे आवाज लगा रहा था। महेश्वर उसके पास गया। कहिए मालिक, क्या बात है? बहुत देर से देख रहा हूँ तुम यहाँ आसपास मंडरा रहे हो, क्या बात है? मालिक, काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा है। घर में कुछ खाने को नहीं है मालिक। ठीक है, मेरे दुकान पर साफ सफाई का काम करोगे?
जी मालिक, जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। सेठ महेश्वर को अपनी दुकान में ले गया। सेठ की दुकान बहुत बड़ी थी। यही दुकान है, रोज सुबह इस दुकान की सफाई हो जानी चाहिए। ठीक है मालिक, हो जाएगा। इस काम के लिए मैं तुम्हें महीने के 2000 रुपए दूंगा। 2000 रुपए महेश्वर के लिए बहुत कम थे। इससे पहले वो जिस फैक्ट्री में काम करता था वहाँ उसे 5000 रुपए मिलते थे, लेकिन उतने पैसे में उसका और भाग्य लक्ष्मी का गुजारा बहुत मुश्किल से चल पाता था। लेकिन महेश्वर ने सोचा कि कुछ नहीं करने से बेहतर है कि यही काम कर लिया जाए। उस दिन महेश्वर घर लौटा तो उसने भाग्य लक्ष्मी को सब बताया। ये तो बहुत कम रुपए हैं और सेठ तो अब अगले महीने ही आपकी तनख्वाह देंगे। ये पूरा महीना हम कैसे गुजारेंगे? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। भाग्य लक्ष्मी, ये साल हमारा बहुत कठिन परीक्षा ले रहा है। हम किसी तरह से ये साल गुजार लेंगे, लेकिन तुम देखना, आने वाला नया साल हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। नए साल पर स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती हमसे मिलने धरती पर आएंगे। महेश्वर और भाग्य लक्ष्मी पानी पीकर सो जाते हैं। महेश्वर चाहे कितनी भी परेशानी में रहता, वो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करना नहीं भूलता। अगले दिन सुबह सुबह वो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करके सेठ की दुकान पर पहुंचा और दुकान की साफ सफाई करने लगा। सेठ की किराने की दुकान थी और वो बहुत बड़ी दुकान थी। उसकी सफाई करते करते महेश्वर बहुत थक गया। जल्दी जल्दी हाथ चला, ग्राहक आते ही होंगे। बस हो गया मालिक, दुकान का कोना कोना साफ कर दिया है मैंने। महेश्वर हर थोड़ी थोड़ी देर पर दुकान और दुकान में रखे सामानों की सफाई करता। शाम को घर लौटने का वक्त आया। मालिक, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। थोड़ा अनाज मिल जाता तो आप मेरी सैलरी से काट लेना मालिक। ठीक है, देता हूँ। सेठ ने महेश्वर को थोड़ा सा चावल दाल दे दिया, लेकिन उस दाल चावल में कीड़े लगे हुए थे, जिसे सेठ ने कचरे में फेंकने के लिए रखा था। मजबूर महेश्वर उसे लेकर घर आ गया। ये कैसा दाल चावल लेकर आए हो? इसे खाकर तो हम बीमार पड़ जाएंगे। भाग्य लक्ष्मी, अगर भोलेनाथ को यही मंजूर है तो यही सही, तुम इसे ही बना लो। भाग्य लक्ष्मी ने दाल और चावल बनाया और दोनों पति पत्नी ने मिलकर उसे खाया। महेश्वर इस इंतजार में था कि सेठ जी आज उसे सैलरी देंगे, लेकिन शाम हो गई। सेठ ने उसे कुछ नहीं दिया। महेश्वर ने सेठ से कहा, सेठ जी, आज तनख्वाह मिल जाती तो। तुझे तनख्वाह की बहुत जल्दी पड़ी है, रुक जा, देता हूँ। सेठ ने महेश्वर को 1000 रुपए दिए। सेठ जी, ये तो बहुत कम रुपए हैं। तुझे कुछ याद भी रहता है? तू जो उधार पर राशन लेकर गया था, मैंने उसके पैसे काट लिए हैं। महेश्वर समझ गया था कि सेठ ने बहुत ज्यादा पैसे काट लिए हैं, लेकिन वो सब कुछ जानकर भी इसे भोलेनाथ की मर्जी समझकर चुप हो गया। महेश्वर ने घर आकर भाग्य लक्ष्मी को वो पैसे दिए और उसे सारी बात बताई। हे भगवान, कहाँ हैं आपके भोलेनाथ और माता पार्वती? अपने भक्त के साथ इतना अन्याय वो कैसे सहन कर सकते हैं? भाग्य लक्ष्मी, भोलेनाथ जरूर हमारी मदद करेंगे। तुम क्यों परेशान होती हो? Please subscribe this channel. भाग्य लक्ष्मी, कल नए साल का पहला दिन है। तुम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के स्वागत की तैयारी करो। अब दिन में सपने देखना छोड़ क्यों नहीं देते? अगर भोलेनाथ और माता पार्वती हम पर इतनी ही कृपा करते तो हमें इतने बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। इधर कैलाश पर्वत पर, हे भोलेनाथ, महेश्वर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। जहाँ पूरी धरती नए साल के उत्सव की तैयारी कर रही है, वहीं महेश्वर हमारी राह देख रहा है। देवी पार्वती, महेश्वर की प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है। आने वाला नया साल उसके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगा और इसकी शुरुआत हम दोनों को ही करनी होगी। चलिए देवी, धरती की ओर प्रस्थान करें। उस रात महेश्वर ने खाना भी नहीं खाया और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। तभी महेश्वर को किसी की आवाज सुनाई पड़ी। आंखें खोलो महेश्वर। महेश्वर ने आंखें खोली तो सामने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती खड़े थे। महेश्वर और भाग्य लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। प्रभु, आपने अपने इस भक्त की लाज रख ली। आप दोनों मुझसे मिलने धरती पर आ गए। मैं धन्य हो गया प्रभु। महेश्वर, आने वाला नया साल तुम्हारे और भाग्य लक्ष्मी के लिए बहुत मंगलकारी होगा। मेरा और देवी पार्वती का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। भाग्य लक्ष्मी, भोलेनाथ और माता पार्वती ने स्वयं धरती पर आकर हमें आशीर्वाद दिया है। हमारा आने वाला साल सच में बहुत अच्छा होने वाला है। सच में आज बहुत अच्छा दिन है। दूसरे दिन, आज साल का पहला दिन था। महेश्वर के घर उसका दोस्त अंबुजेश आता है। अरे महेश्वर, जल्दी चल, फैक्ट्री के मालिक ने बुलाया है। फैक्ट्री की नए सिरे से शुरुआत हो रही है। उन्होंने पुराने मजदूरों को फिर से काम पर बुलाया है। मालिक आज हमें हमारी बकाया तनख्वाह भी देंगे।
महेश्वर ने हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का नाम लिया और काम पर निकल पड़ा।